अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। अपने आईनी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत ने बाकायदा तौर पर अदालत से रुजू कर लिया है और शो ऑफ हैंड्स का मामला अब किस करवट बैठेगा और कानूनी तौर पर क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा, हमारे प्रोग्राम का पहला सेगमेंट आज इसी बारे में होगा। फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक अहम बयान भी आज के प्रोग्राम का ही हिस्सा होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि आपको उस वक्त तक सब्र करना होगा जब तक हमारी आमदनी नहीं बढ़ती। अब क्या गारंटी है कि अगले 2.5 साल में पीटीआई हुकूमत खर्चों और आमदन में तवाज़ुन ला सकेगी। फिर तीसरा ये कि नैब तहकीकात पर मौलाना फजल रहमान का बयान और आलमी सतह पर भारत के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर जिस पर बरतानिया ने भारतीय टीवी चैनल को भारी जुर्माना आयद किया। क्या हम कह सकते हैं कि डिसइंफो लैब समेत पाकिस्तान की काविशें भारतीय बयानियों को गलत साबित कर रही हैं? इस पर तज्जिया देने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सलाहकार नासिब चगताई साहब। NBC से बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सहाफ़ी तज्जियाकार कामरान यूसुफ भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। तज्जियाकार जुनैरा आज़िज़ साहिबा भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी और अब से कुछ ही देर में हमें आसमा वदूद साहिबा तज्जियाकार हैं, आप भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। तो बात करते सबसे पहले सेनेट इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड्स के जरिए करवाने के लिए अब रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया है और रेफरेंस में इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से राय भी तलब की है। लेकिन इससे पहले 15 दिसंबर को वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट से राय लेने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद आज ये मामला यहां तक पहुंचा है और सदर पाकिस्तान ने यह रेफरेंस दायर किया है। लेकिन क्या हुकूमत वोटिंग का तरीकाकार तब्दील करने में कामयाब हो सकेगी, ये एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ख्वाहिशें तो बहुत हैं कि शफाफियत के साथ इलेक्शन हो, लेकिन कानूनी तौर पर इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट क्या रहनुमाई करता है, वो कानून की किस तरह से तशरीह करता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। नासिब चगताई साहब, आपसे आगाज करें। सबसे पहले बताइएगा, गवर्नमेंट ऐसा करने में कामयाब हो सकेगी? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट रेफरेंस है ये, और इसमें जो बुनियादी बात ये है कि वो अदालत से पूछा गया है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। अदालत से ये नहीं कहा गया कि वो कानून को अमेंड करे या राइट टू अमेंड दे गवर्नमेंट को, क्योंकि वो पार्लियामेंट का हक़ है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ वजाहत कर सकती है, तशरीह कर सकती है कानून की, और कानून में मुझे लगता ये है, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट है, वो दलाइल सुनेगी, वो अपने मुशीरों को बुलाएगी, कानूनी मुशीरों को बुलाएगी, उनसे दलाइल लेगी, उनसे बातचीत करेगी। हुकूमत के अटॉर्नी जनरल पेश होंगे इसके अंदर, काबिल आदमी हैं, दूसरी तरफ से काबिल आदमी के। मुझे लगता है एक बहुत मज़े की, बहुत तगड़ी कानूनी डिबेट होने वाली है इस सूरत हाल पर कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार है कि वो किसी कानून की ऐसी तशरीह करे जिसका जिक्र कानून में ना हो, ना एक्ट में जिक्र है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि चले आप शो ऑफ हैंड नहीं है, पहले शो ऑफ हैंड था, इसका प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था, शेख रशीद ने भी हाथ दिखाया कहा था, अब शो ऑफ हैंड नहीं है। अटॉर्नी जनरल प्रिवेल कर गए हैं और उन्होंने कहा है कि जी ये तो नामुमकिन बात है। तो अब बैलेट पेपर पर नाम लिखने का मसला है। यहाँ पर बात आती है सिक्रेसी ऑफ बैलेट की, जो कानून गारंटी करता है, कानून गारंटी करता है, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। किस तरह बदलेगी सुप्रीम कोर्ट, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट पर अपने पर मुनहसर है। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये एक फ़ैसला होना चाहिए। बहुत धांधली हो चुकी है हमारे यहाँ लोग बहुत बिक चुके हैं नीलाम मंडियों में। ये इस बार नहीं हुआ है, होता रहा है ये। शांगा हमारे से शुरू करें, आप कहाँ कहाँ जा ले जाएंगे आप मुझे, आप होता रहा है। लोग अगवा हुए हैं, लोगों को मतलब तावान वोट लेने के बाद NBC शफाफियत के साथ इंतखाब हो, ये तो हर सियासतदान की भी यकीनी तौर पर ख्वाहिश होगी, जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म भी चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकेगा? इस पे मुझे बता दें, मेरा ख्याल नहीं हो पाएगा। ठीक है, हर सियासतदान की ख्वाहिश नहीं होगी ये, आप आई बिलीव, लेकिन ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट दलाइल सुनने के बाद क्या फैसला करती है, क्या कहती है कि हाँ आप कर सकते हैं, या ये कहेगी कि नहीं आप पार्लियामेंट में जाएं, वहाँ फैसला कराएं। जनरल साहब, एक मुख्तसर सी तस्दीक के बाद मैं आपकी तरफ आऊंगी कि सदर से रेफरेंस की मंजूरी मिलने के बाद गवर्नमेंट ने इकदाम उठाया और रेफरेंस दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब जिस हिकमत अमली को अपनाया है इस हुकूमत ने, उसको ऐसा करने में कामयाबी मिल पाएगी, आप समझते हैं?
देखिए, एक तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा सही तरीके से एक कदम उठाया है हुकूमत ने, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इसकी वजाहत मांगी है, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ही ये हक है कि वो आइन की तशरीह कर सकती है। जिस तरह अभी एनबीसी भी कह रहे थे, आइन में कोई चीज ऐड नहीं कर सकती या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, अगर वो आइन की बेसिक रूल के खिलाफ ना हो। मुझे अपनी उम्मीद ये है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो पाकिस्तान के हक में फैसला देगी। ये हुकूमत का नहीं है, मेरा नहीं है, आपका मसला नहीं है। मसला ये कि सेनेट, जिसको अपर हाउस भी हम कहते हैं, मकसद ये था कि यहाँ पर चारों सूबों की मुतनासिब नुमाइंदगी भी हो, सूबों को उनका हक भी मिले और सूबे बराबरी पर सतह पर हों, और सूबे अपने अपने सूबों से एक्सपर्ट्स को ला के बिठाएं, पढ़े लिखे लोगों को, समझदार लोगों को, साहिब राय लोगों को। और अगर ये हो जाए तो सेनेट का एक जो वक़ार है, वो चूंकि सबसे अहम तरीन, सबसे अहम सीनियर इदारा है हमारा, तो वो एक एहतराम और एक उसका जो एक तकद्दुस है वो होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती ये हुई है कि ओवर द ईयर्स हमने सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपनी जाती वफादारियों को तरजीह दी है पार्टी लीडर्स ने, जिसकी वजह से हमारी सेनेट कोई खास किरदार अदा करने में नाकाम रही है। और ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि कानून पास करने के बाद उसको दोबारा उसी सेनेट ने उसके ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किया, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। ये हमारी सेनेट का शायद ये वाहिद दुनिया में एक मिसाल होगी इसकी। तो इसलिए ज़रूरी है कि सेनेट में वो लोग लाए जाएं जो सेनेट में आने के मुस्तहिक हैं। और ये जो कारोबार बना लिया गया था, जो ज़्यादा पैसे वाले लोगों को इलेक्ट करके ला के बिठा दिया जाता था वहाँ पे, उसे ख़त्म होना चाहिए। और ये जो इसमें हॉर्स ट्रेडिंग होती थी या कहीं कहा जाता था कि इसको और लोगों ने इन्फ्लुएंस किया है, वो भी इससे ख़त्म हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला जो हुकूमत चाह रही है उसके हक में देगी। अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आइन और कानून जो मैं समझ रहा हूँ अभी तक, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, अपना सेनेट के बारे में इस हद तक खामोश है कि यहाँ पे बैलेटिंग कैसी होगी और क्या ये शो फ्रेंड से होगी, खुफिया होगी, क्योंकि बाकी इदारों के बारे में तो बड़ा वाज़ेह है आइन। इसलिए सुप्रीम कोर्ट शायद इसको इस्तेमाल करते हुए फैसला पाकिस्तान के हक में देगी इंशाल्लाह। ठीक है। ज़ुनैरा, जनरल साहब फरमा रहे हैं कि फैसला पाकिस्तान के हक में होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और गुंजाइश भी नज़र ऐसी उनको दिखाई दे रही है कि ये ऐसा हो भी सकता है जो कि गवर्नमेंट के हक में जाएगा। वाकई पॉसिबिलिटी है, कामयाबी मिल पाएगी गवर्नमेंट को? At this point of time, Zaryab, I think what is more important is कि जो small और baby steps लिए जा सकते हैं towards establishing a strong democracy in Pakistan, क्योंकि वो अपने credentials और value के साथ establish होती है, over the time establish होती है, ख़ास तौर पे उन मुल्कों में जो third world में आते हैं, colonial setup से बाहर आए हुए लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको 70-80 years हुए हैं आज़ाद हुए हुए, वहाँ पे democracy is still struggling। और उसमें सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो होती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का तो सभी शोर मचाते हैं। इमरान खान साहब अपने टाइम में मचाते थे और जो अपोजिशन है वो अभी भी मचाती है। अब जब फॉर अ मिनट इसको साइड पे रख दें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, लीगल डिबेट क्या होगी, अगर एक मिनट के लिए ये सोच लें कि इट विल बी अ स्टेप टूवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग गुड क्रेडेंशियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए पाकिस्तान का अपर हाउस, जिसकी एक बहुत सैंक्टिटी है, उसकी सैंक्टिटी को मज़ीद इस्टेब्लिश करने के लिए एक स्टेप है, तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप। और जो कोई भी इसको अपोज करेगा वो एक्सपोज होगा बेसिकली, बिकॉज आई एम श्योर लुकिंग एट द हिस्ट्री के जो हमारी ट्रेडिशनल पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको शो ऑफ हैंड ना होना सूट करता है। रीज़न आई एम सेइंग दिस इज़ के आप हिस्ट्री उठा के देख लें, यहाँ पे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, सभी एक ही जैसे काम करते रहे हैं, सभी बिकते रहे हैं, सभी ने फ़ायदा उठाया है। और अब जब एक काम होने जा रहा है, रिगार्डलेस कि कौन इनिशिएट कर रहा है, और बाय द वे ये अपनी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन प्रैक्टिस की है प्रेसिडेंट ने, जो कि उनको हक है, कानूनी कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें हक देता है कि अगर कोई चीज़ पब्लिक गुड के लिए अच्छी है, मुल्क के लिए अच्छी है, तो उस पर राय लेने में कोई हर्ज नहीं है। ऑन दी अदर हैंड लीगली इस वक्त बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हो रही हैं। जो मुझ तक पहुंची है वो ये है कि अगर इस पे क्लियर नहीं लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में कि ऐसे होना चाहिए, तो मना भी नहीं किया हुआ, तो अगर कहीं आइन खामोश है तो यकीनन हमारा काम है वक्तन फवक्तन उसमें तब्दीली लाना और उसमें अच्छी तब्दीली लाना जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, एटलीस्ट मौर्रिख ये ज़रूर लिखेगा कि इस गवर्नमेंट ने ये कोशिश की थी।
सही कामरान, इस गवर्नमेंट ने ये कोशिश की थी और कोशिश को हमें सराहना भी चाहिए अगर शफाफियत से इंतखाबात होते हैं, लेकिन आईनी और कानूनी तौर पर ये जंग जीतना पीटीआई के लिए मुमकिन है? देखें, ये कोई इतना आसान इशू नहीं है। आइन और कानून की नज़र में अगर देखा जाए, प्रोग्राम में आने से पहले कुछ आइनी माहिरीन से मैंने बात की तो ये टेक्निकल इशू है। आर्टिकल 226 है पाकिस्तान के आइन का, जो कहता है कि तमाम जो इलेक्शंस आइन के तहत होते हैं सिवाय वज़राए आज़म के और वज़राए आला के, वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होंगे। अब ये जो गवर्नमेंट ने या सदर ने रेफरेंस भेजा है, उनकी एक इंटरप्रिटेशन ये है कि सेनेट का जो इंतखाब है वो पाकिस्तान के आइन के तहत नहीं होता, वो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके तहत होता है और उसमें सीक्रेट बैलेट का कहा गया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट उनका ये मौक़िफ़ मान लेती है तो फिर आइन में तरमीम करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए इन इलेक्शन से पहले वो तब्दीली ला सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अब ये कहना कि सेनेट का जो इंतखाब है वो आइन के तहत नहीं होता, मेरे ख्याल में, मैं कोई आइनी माहिर नहीं हूँ, लेकिन कॉमन सेंस ये कहती है कि वो आइन के तहत होता है। वो इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत नहीं होता, वो आइन के तहत होता है। दूसरा, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीक्रेट बैलेट क्यों कहा जाता है? सीक्रेट बैलेट इसलिए कहा जाता है कि आपकी कोई भी पार्लियामेंट रबर स्टैम्प पार्लियामेंट ना बने, या जो आपके मेंबर्स हैं, क्योंकि सिवाय 4 चीज़ों के जो डिफेक्शन क्लॉज जिस पर लगती है, एक जो लीडर ऑफ द हाउस यानी कि वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है, दूसरा तहरीक अदम एतमाद अगर आए, तीसरा मनी बिल और चौथा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये वो 4 चीज़ें हैं जिस पर जो पार्टी के मेंबरान हैं वो पार्टी लाइन के मुताबिक वोट देने के हक में है। अदर देन दैट उन पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर पार्टी लाइन के मुताबिक ही आपने वोट देना है तो फिर पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं है। ये जो शो ऑफ हैंड्स की बात हो रही है या ओपन बैलेट की बात हो रही है, इसका मतलब है कि सेनेट का इलेक्शन कराने की फिर आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के लोग फलां कैंडिडेट को वोट देंगे, पार्टी के मुताबिक वोट देंगे, पीपल्स पार्टी के मुताबिक देंगे, PMLN ऐसे ही देंगे। तो फिर जिस तरह खवातीन की मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाती हैं, आप उस तरह से कर लें, फिर इंतखाब की जरूरत नहीं है। इस प्रैक्टिस को खत्म करना है, जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, उसके लिए क्या करना है आपने? उसके लिए नंबर 1, आप तो सबसे पहले आप अपने जो MNA और MPAs हैं, तमाम जो पार्टियां हैं, आप उन लोगों को टिकट दें जो बिकेंगे नहीं, जो उनकी खरीदो फरोख्त नहीं हो सकेगी। इसका मतलब है कि सेनेट के इलेक्शन में अगर वो पैसे ले सकते हैं तो किसी और काम में भी पैसे ले सकते हैं। दूसरा, एक और कंक्लूडिंग जो पॉइंट, जो सेनेट के जो टिकट आप देते हैं जिन लोगों को, अगर आप अरब पतियों को टिकट्स नहीं देंगे, मसलन अगर आप मुतवस्सित तबके या टेक्नोक्रेट्स या एक आम जो लोगों के जिनको पता है कि अरब पति नहीं है, जब उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो कहां से लोग खरीदेगा? तो पार्टी के अंदर डिसिप्लिन लाने की जरूरत है, और मुझे नहीं लगता कि ये मामला इन इलेक्शन से पहले इतनी आसानी से हल होगा। मेरी जो नाकस राय है, ये आईनी तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि सीक्रेट बैलेट का एक पर्पस है कि आप ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे, आप पार्टी लाइन के मुताबिक वोट नहीं देंगे। आसमा, किस तरह से ये मामला हल होगा? गवर्नमेंट को कामयाबी मिलेगी जैसे कि वो चाह रही है शफाफियत के तरीके से इंतखाबात में? देखिए जी, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे दोस्तों ने इसे एक्सप्लेन किया, मैं इसमें कुछ फर्दर ऐड करूँगी। अभी फ़िलहाल हमारा सेनेट ऑलरेडी जो इस वक्त है ना, वो एक ट्रांजिशन फेज़ में है। हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे हैं कि चेंजेस तो डिफरेंट लेवल पे आनी है। आपका फाटा अभी जम हुआ है KPK में 2023 तक आपका सेनेट ट्रांजिशन फेज़ में रहेगा। वो इसी तरीके से जिस तरह है ना, ये चेंज ग्रेजुअली आएगी और फिर वो नशिस्तें जो हैं वो KPK के साथ जम हो जाएंगी। तो हम एक ट्रांजिशन फेज़ में हैं। इसमें बहुत सी चेंजेस जैसे कि लाना चाह रहे हैं फॉर द बेटरमेंट, वो हम उस तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आइन की इसमें आइन की शिक्कें लागू होती हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 59, 60, 61 के इसमें अप्लाई की जाती है और उसमें ये तमाम बातें होती हैं। लेकिन बेसिकली मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम एक मसले से बारहा कन्फ्रंट करते रहे हैं। ये बात सच है कि हम जो अवान बाला और नेशनल असेंबली में जो लोग आते हैं, हम फरिश्तों की बात नहीं कर रहे। देयर नीड टू बी सर्टन चेक एंड बैलेंसेस, और सिर्फ ज़मीर के मुताबिक अगर वोट देने हो तो फिर तो मुद्दा ही ख़त्म हो जाए कि बेसिकली अगर आप डेविएट करते हैं तो उसमें कोई और आपको इंटेंशन नहीं है, आप अपनी ज़मीर को फॉलो कर रहे हैं, फिर तो हम इसको एक मोरालिटी के बेस पे ही लेंगे, हम उसको किसी और पैराए में नहीं लेंगे जैसे कि हमारे यहाँ लिया जाता है। मगर सिचुएशन ऐसी नहीं है।
यहाँ पे जो आपका सेनेट है वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स टाइम एंड अगेन आते रहे हैं। हम इससे एक कबूतर की तरह आंखें बंद करके इसको इग्नोर नहीं कर सकते। दीज थिंग्स नीड टू बी एड्रेस्ड और ये एक अच्छी बिगिनिंग है। बिल्कुल इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन ऑलरेडी जब आपका सेनेट एक ट्रांजिशन फेज में है तो उसमें बहुत सी इसमें जरूरी मतलब अभी आपको मुस्तकबिल करीब में ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि गवर्नमेंट को इस सिलसिले में कोई ना कोई कामयाबी मिल सकती है। बहरहाल कामरान ने इस सिलसिले में बहुत सारे आईनी और कानूनी पहलू जो हैं वो सामने रखें। कानूनी माहिरीन की राय सिलसिले में मुख्तलिफ हो सकती है कि वो हाँ में जवाब दे रहे हैं ना में। कामरान का जवाब मैं प्रोड्यूसर साहब से भी कहूंगी कि उनका जवाब नफी में है, क्योंकि उनका मानना ये कि आईनी तरमीम के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। जब तक आईन में तरमीम पॉसिबल नहीं होगी उस वक्त तक शो ऑफ हैंड्स के जरिए इंतखाबात नहीं करवाए मैं आपके वोट के लड़ता रहूंगा कामरान। चलिए क्विकली मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ने नाज़रीन, ब्रेक से आते हैं तो आगे बढ़ते बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब की, जिन्होंने कहा है कि जब तक हमारी आमदनी नहीं बढ़ती उस वक्त तक आपको कुछ इसी तरह से गुजारा करना होगा। मजीद क्या कह रहे हैं बताते हैं आपको ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। तो जब तक हमारी आमदनी नहीं बढ़ती आपको सब्र करना पड़ेगा, ये अल्फाज हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की। ये गुफ्तगू उन्होंने की आज इस्लामाबाद में पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए। क्या लहजा था, किस तरह से अल्फाज कहे, ज़रा सुनिए आप। जब तक हमारी आमदनी नहीं बढ़ती तो सारी कौम को कहता हूँ थोड़ा सब्र करना पड़ेगा आपको। जी इस कौम ने 2.5 साल सब्र किया है, मज़ीद 2.5 साल बाकी हैं। और कल ही जब कैबिनेट मीटिंग हुई है उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपने वज़रा को कहा है कि परफॉर्मेंस में मज़ीद इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ, हमारे पास यही 2.5 साल बाकी हैं। कामरान आपकी तरफ आऊँगी, बताइएगा एक्सपेक्टेशंस हैं आपको कि PTI की मौजूदा दौर में आमदन बढ़ सकेगी आने वाले 2.5 साल की अगर हम बात करें तो? देखें किसी मुस्तकबिल के बारे में प्रेडिक्ट करना मुश्किल भी होता है, लेकिन आसान भी इसलिए हो जाता है। कहते हैं कि एक बड़ा सिंपल फार्मूला है कि आप वो माजी देखें, अगर किसी के बारे में भी कोई प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी उधर से इंडिकेशन मिल जाती है कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा। तो अगर इस गवर्नमेंट की 2.5 साल की आप कारकर्दगी देखें और उसको बिल्कुल सामने रखें, तो अगर उसको एनालाइज करें तो मुझे तो नहीं लगता कि अगले 2.5 साल में कोई बहुत ज़्यादा ये तीर चला लेंगे, क्योंकि 2 रोज़ पहले ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ख़ुद एतराफ़ किया कि उनको एहसास हुआ हुकूमत में आने के बाद कि हुकूमत चलाना कोई इतना आसान काम नहीं है। 1 साल तक तो उन्हें अदाद शुमार का पता तक नहीं चला। ये वही इमरान खान है जब वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे, और उनके इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे उनके पास एक पूरी टीम तैयार है, उनके पास एक पूरा प्लान तैयार है। इवन उन्होंने 100 डे जो प्लान है वो भी दिया। इवन उन्होंने कहा कि वो 90 दिन के अंदर करप्शन ख़त्म कर देंगे। 4000 अरब का जो टैक्स रेवेन्यू है उसको बढ़ाकर उन्होंने कहा जी कि 8000 अरब तक ले जाएंगे। और माशाल्लाह से अगर आप 2 सालों में देखें तो हमारा जो रेवेन्यू है वहीं का वहीं रुका हुआ है। तो आमदन, ये जो उन्होंने बात की कि आमदन बढ़ेगी तब मसाइल हल होंगे, तो इसमें कोई नई बात नहीं की। जाहिर है कि पैसे हमारे पास आएंगे तब हमारे हालात बेहतर होंगे। तो पैसे आपने कैसे बढ़ाने हैं? जाहिर है कि आपने टैक्स रिफॉर्म्स करनी थी। और FBR की देखें तो मेरे ख्याल में 2 सालों में इन्होंने कितने लोग तब्दील किए। शब्बर जैदी साहब को लेकर आए, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन के बाहर से बंदा लेके आएंगे, वो रिफॉर्म करेंगे, वो फ्रस्ट्रेट होकर चले गए। और 2 दिन पहले ही उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जो गवर्नमेंट जो क्लेम कर रही है कि मईशत रिवाइव हो गई है, उनकी मिथ को उन्होंने चैलेंज किया है। बड़ा सख्त उन्होंने आर्टिकल लिखा है। और दूसरा, आमदन बढ़ाने की बात कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, बाकी एक फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे मुल्क के अंदर कि आपकी मईशत चले। जो इन्होंने कंफ्यूजन राइट फ्रॉम डे वन देखकर आपको मुस्तकबिल में अच्छी उम्मीद नहीं है। कम से कम एटलीस्ट जाहिर है कि PTI के सपोर्टर्स, आई नो कि वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं और ओवर ऑप्टिमिस्टिक हैं, बट ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए और इनकी 2.5 साल कारकर्दगी को देखते हुए कम से कम मुझे नहीं लगता कि बहुत ड्रामेटिक तब्दीली ये गवर्नमेंट मेरे ख्याल में ला सकती है। NBC आपका तज्ज़िया क्या कहते हैं? मौजूदा दौर में आमदन बढ़ सकेगी? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने आज बहुत खुल के बात की है। एक इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर ने बहुत इतराफ़ात, कन्फेशंस, इतराफ़ात किए हैं कि हम नाकाम रहे, हम टीम नहीं बना पाए, हम पॉलिसियाँ नहीं बना पाए, हमारे पास जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आते थे वो कुछ आते थे, मालूम हुआ अगले हफ्ते कुछ और हो गए, बदलते चले गए। तो 2 साल तो हम इसी में गुजर गए।
अब आने वाले वक्त में हमें कुछ करना होगा। आने वाले वक्त में क्या करना होगा, कामरान ने बहुत वजाहत से बता दिया है, ज़्यादा मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में आपके पास क्या है, अगर आप तमाम वर्ल्ड बैंक और IMF और दूसरे इदारों के प्रेडिक्शंस चार्ट देख लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी जो नेशनल वेल्थ है, नेशनल ग्रोथ है, नेशनल GDP है, उसमें इतना बड़ा इजाफा नहीं हो पाएगा जिससे आपका कौमी दौलत में इजाफा हो। मुझे लगता यूँ है कि हम अभी भी जो पिछली पॉलिसी है उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। अब हमें कोरोना का खमियाजा भुगतना होगा। हमें एक्सपोर्ट हमारी कैसे बढ़ेंगी, जब हम आपको गैस देंगे, जब आपको बिजली देंगे। कारखानों को, कराची के और फैसलाबाद के कारखाने बंद हो रहे हैं, उनकी वार्निंग है जनवरी में हम डेड हो जाएंगे। जितनी एक्सपोर्ट के हमारे पास ऑर्डर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। क्यों ख़त्म यूँ हो जाएंगे कि हम उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे गैस ना होने की वजह से। गैस की जो जिस तरह गैस के साथ सुलूक किया गया, पिछले साल हमने आज ही के दिन इसी प्रोग्राम में गैस के मसले की बात की थी। थ्रोबैक आया है मेरे पास यूट्यूब का, वो पढ़ लीजिएगा, मैंने लगाया है दोबारा कि हम पिछले साल भी यही रो रहे थे हम कि इंडस्ट्री बैठ रही है और इंडस्ट्री बैठ गई है। तो जब इंडस्ट्री बैठ जाएगी तो कौमी दौलत कैसे बढ़ेगी? जब आपका डॉलर आपके सर पे सवार हो जाएगा तो कौमी दौलत कैसे? मुझे लगता नहीं, मैं दुआ करता हूँ सबसे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर को इस बहादुरी पर ख़ाय तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने 2 साल में होने वाली तमाम गलतियों का एतराफ़ किया है और जो हम कहते थे उसको सच साबित किया है। और जो हमें गालियाँ पड़ती थी वो गालियाँ भी बेमहल थी। इसका मतलब ये ठीक है, NBC पॉइंट आपका आ गया, टेक आ गई, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है आपने। मैं अब आगे बढ़ती हूँ जरा। ज़ुनैरा, बड़े दिल बर्दाश्ता है NBC और कामरान गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को देखते हुए, आपको कुछ उम्मीदें हैं अभी भी कि हाँ कुछ होगा, बेहतर आमदनी बढ़ेगी हमारी? देखें, दिल बर्दाश्ता होना इज़ नॉट एन ऑप्शन एट ऑल। अगर आपने आगे बढ़ना है, कौम की हैसियत से आगे बढ़ना है, तो दिल बर्दाश्ता होते हुए भी ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ता है। ऑल्दो सम पीपल कॉल इट पेसिमिस्टिक या ओवर ऑप्टिमिज्म, बट ओवर ऑप्टिमिज्म कुछ नहीं होता। हिम्मत करनी पड़ती है, आगे देखना पड़ता है। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई नो जिनके लिए बहुत आसान है कि वो पाकिस्तान से बाहर बैठे रहें, और जिन्होंने ये ऑप्शन अवेल की है कि वो पाकिस्तान वापस आए हैं और वो यहाँ रहना चाहते हैं, आप उनका हौसला देखें कि वो ऐसी मायूसी की बातें सुन के भी समझते हैं कि उनको यहाँ रहना चाहिए। एंड दे शुड वेट एंड सी कि इस मुल्क में रहते हुए अगर हमें अच्छी जॉब्स मिल जाएं, अच्छे हमें कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर्स मिल जाएं, तो देयर इज़ नथिंग लाइक योर ओन कंट्री। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर की बात है, प्राइम मिनिस्टर जो बात जैसे होती है वैसे बोल देते हैं, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे वो दौर भी याद है जब हमारे नेशनल एक्सचेकर में लेस देन $1 मिलियन रह गए थे और हमारे डार साहब कह रहे थे हमारी इकोनॉमी फ्लोट कर रही है। तो एटलीस्ट हमें एक ऐसा बंदा मिला जिसने एक्सेप्ट किया है कि वो गलत था या है, या उसकी अंडरस्टैंडिंग गलत थी, उसकी टीम प्रिपेयर्ड नहीं थी, वट एवर। लुकिंग एट दैट आई थिंक ही इज़ मेकिंग गुड एफर्ट्स। एटलीस्ट वो कोशिश कर रहे हैं। अगर पिछली उनकी पॉलिसीज़ कामयाब नहीं थी तो उससे पिछली भी कोई हवा में नहीं उड़ रही थी, उसी का खमियाजा हम अभी तक पे कर रहे हैं। सो लेट्स होप कि चीज़ें ठीक होंगी। FDI इम्प्रूव हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव हुआ है, रेमिटेंसेज इम्प्रूव हुई हैं। रेमिटेंसेज इम्प्रूव होने का बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि वो FATF पे जो आपने काम किया है और कोरोना की वजह से ट्रांजैक्शंस को डायरेक्ट चैनल से जो आपको लाना पड़ रहा है, उसकी वजह से चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं। तो कोरोना के दौर में कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो आपको फेवर करेंगे और आगे जाके डेवलपिंग कंट्रीज़ को कम स्ट्रगल करना पड़ेगा, जबकि बड़ी इकोनॉमीज बैठना शुरू हो जाएंगी। इट इज गोइंग टू बी अ न्यू बैलेंस इन द वर्ल्ड। सो लेट्स होप एंड प्रे कि चीजें ठीक हो जाएं। जिन्ना साहब, खामियों और नाकामियों का एतराफ़ ठीक है, अप्रिशिएट किया जा रहा है इसे, लेकिन क्या गारंटी है कि इनके एतराफ़ के बावजूद आगे भी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी और आमदनी बढ़ सकेगी? लगता है आपको? ये गारंटी तो सिवाय रब्बे जलाल के और कोई नहीं दे सकता। लेकिन हकीकत ये है कि जो जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ पे पेसिमिज्म हावी नजर आता है। इस वक्त मौसम भी ऐसा है, कोरोना भी है, और सब की वजह से ऑल इन ऑल मेरा ख्याल है एटमॉस्फेयर ने भी कुछ हमें डिप्रेशन का शिकार किया हुआ एज ए सोसाइटी। इससे निकलना पड़ेगा हमें। मैं ज़ुनैरा से एग्री करता हूँ इस बात से। नंबर 2, देखिए सर्टेन लेवल पाकिस्तान बहुत आगे भी जा रहा है। अगर आप देखें, हम ये गैस की बिजली के जो हम बात कर रहे हैं, ये हमारे गले में तौक बड़ा पुराना पड़ा हुआ है और इस तौक से निकलना कितना आसान काम नहीं है।
गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है, हमें ये भी देखना चाहिए IPPs का जो हमारे स्तरों पे पड़ा रहा है इतने अरसे से, मेरे ख्याल है पिछली सदी की सबसे बड़ी हाइस्ट थी हमारे पाकिस्तान के लिए, जिससे हम पाकिस्तान की जो टोटल सिस्टम एट वर्क था, जहाँ पे बिजली की जरूरत थी, वो सारा डाउन होता रहा है। हैविंग सेड दैट, मैं एक और चीज यहाँ कहना चाहूंगा कि हुकूमत अगर आमदनी बढ़ाना चाहती है तो कैसे बढ़ाएगी? टैक्स बढ़ाने हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपके पास सिर्फ एक सेक्टर है टेक्सटाइल, जिसकी बात कर रहे हैं, और दूसरे जो सेक्टर्स हैं उसकी तरफ तवज्जो हम कम दे रहे हैं। और टेक्सटाइल की जो ट्रेड है ओवर द वर्ल्ड, ऑल इन ऑल मेरे ख्याल 6% से ज्यादा नहीं है। तो 6% में पाकिस्तान कितना शेयर और ले जाएगा, ये सोचने की बात है। इसलिए हमें ट्रेडिशनल सेक्टर से बाहर निकल के काम करना पड़ेगा। मैं बारहा इस बात का इजहार कर चुका हूं कि एग्रीकल्चर एक सेक्टर है जो आपको फसल टू फसल आपकी आमदनी के आपको बढ़ा देता है आपको, और ये वो फील्ड है जहां पे पाकिस्तान के पास ऑप्शन भी बहुत है और स्कोप भी बहुत ज्यादा है। अगर यही हम उसको सही तरह संभाल लें तो मेरा ख्याल है कि वी कैन हेल्प द इकोनॉमी ग्रो एट अ फास्टर पेस, और जो वेल्थ जनरेशन विद इन द कंट्री उसको भी हम बढ़ा सकते हैं इसको। तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और मेरा ख्याल है कि हुकूमत शायद इस वक्त तो जो अभी तक नहीं थी देनी चाहिए इसको। अदरवाइज अगर हम जो बात करें बातों से तो काम नहीं होगा कुछ भी। प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, कह दिया उन्होंने, ठीक है, लेकिन बातों से काम नहीं होगा। कोई कंक्रीट स्टेप्स अगर नजर आए तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ चांसेस है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए। ठीक है। लेकिन और एक और चीज मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए हमारे बड़े बड़े डैम्स वगैरह पे काम शुरू हुआ है। होपफुली बिजली के और जो प्रोजेक्ट्स हैं अराउंड द रिवर लग रहे हैं। जब ये हो जाएगा जो हमारा बिजली का मिक्स बेहतर होगा ना जी, मेरा ख्याल है आपकी इकोनॉमी तब सही तरीके से ग्रो करेगी उस पर। आसमा, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनका परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है और वो ऐसा करते हैं तो फिर हमारी आमदनी बढ़ सकेगी? देखिए जी, मैं तो इस बारे में बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, चाहे आप उसे ओवर ऑप्टिमिस्टिक कहें या एक्साइटेड कहें, मगर मैं ये फर्मली बिलीव करती हूँ कि पाकिस्तान का एक नया होराइजन स्टार्ट हो रहा है। अगर हम इतना ही डेड फिश हों तो पूरी दुनिया का फोकस, हम प्राइमरी फोकस हैं इस वक्त पूरी दुनिया का। हमारी जियोपॉलिटिकल पोजीशन ऐसी है कि अगर हम वी पुट आवर हेड डाउन और फिर स्काई इज़ द लिमिट ऑफ आवर सक्सेस, लेकिन वो अब किस तरह किए जाएं? हम बहुत ही धीमे स्टेप्स लेके उस तरफ जा रहे हैं, मगर हम उस तरफ जा रहे हैं। हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को उठाना है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को उठाना है, इसके अलावा टेक्सटाइल पे ऑलरेडी काम हो रहा है। लेकिन हमारे पास इस वक्त इतनी एम्पल अपॉर्चुनिटी है ना, इसको अगर हम एक्चुअलाइज कर सकें तो ये हमारे लिए 70 सालों बाद एक नई बिगिनिंग होगी। इसके बाद हम अपनी ग्लोरी को लोगों को बताया करेंगे। अभी तक तो हम अपने मसलों को ही रोते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि एटलीस्ट वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर जो कम से कम रिकॉल कर रहा है अपने एक्शंस, टाइम अगेन थिंक कर रहा है। हमारे पास ऐसे भी लोग गुजरे हैं प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे हुए जिन्होंने 5 साल बाद हमें कहा कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि 5 साल कैसे गुजर गए। कम से कम वी हैव अ कैबिनेट दैट इज सिटिंग टुगेदर, और वो कम से कम कुछ डिस्कस कर रही है, कुछ उसको करने की कोशिश कर रही है, किसी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जिस तरीके से कोरोना के मसले को हैंडल किया है, हम उसमें से निकले हैं, वो एक मिरेकल है। उस मिरेकल के आगे इस चीज़ को कैसे एक्चुअलाइज करना है, क्योंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू वेरी स्ट्रेन टाइम। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, उसको अगर इस वक्त भी हम पकड़ लेना तो इस वक्त भी हम उसको री एम्फसाइज कर सकते हैं, जो कि हमारे पास अगर पिछले कुछ सालों में 1-2 सालों में कुछ उनसे अपने टारगेट्स अचीव नहीं हुए तो हम लीप्स एंड बाउंड्स अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। वी नीड टू पुट आवर हेड डाउन, अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशन को एक्चुअलाइज करना है, इस्तेमाल करना है प्रॉपर तरीके से, और अपनी सेक्टर मिडिल क्लास जिस पे इनका पहला फोकस था उसको उठाना है, उसके लिए काम करना है, उसके लिए तमाम सेक्टर्स को उसके टुवर्ड्स सही मिडिल क्लास को बोझ देने की इसमें बहुत ज़रूरत है। अगर 10 सेकंड में मेरे ख्याल में ऑप्टिमिस्टिक बिल्कुल इंसान को होना चाहिए, मायूसी तो वैसे भी गुनाह है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को भी देखना चाहिए। आज ही एक्सप्रेस ट्रिब्यून में मेरे कोलीग हैं, उन्होंने खबर की है अब चीन जो है वो अब आपको $6 बिलियन मेन लाइन जो रेलवे की है उसके लिए $6 बिलियन जो कर्जा देने की बात हो रही है, वो उसके लिए आपको सॉवरेन गारंटी जो स्टेट एक गारंटी देती है उससे बड़ी गारंटी नहीं होती, वो उसके लिए अब एडिशनल गारंटीज भी आपसे मांग रहा है। चीन जो आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल हेल्थ जो है अभी इतनी वीक है कि सिर्फ सॉवरेन गारंटी से काम नहीं बढ़ेगा, एडिशनल गारंटी भी देना पड़ेगी। ये वो हकायक हैं जिन्हें हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपको हकायक पता होंगे तो शायद फिर उसका आप हल भी निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं एक बात कहूंगी कि हकायक हैं अपनी जगह पे, लेकिन इन हकायक की हिस्ट्री है, इट हैज अ बैकिंग, अ बैगेज।
वो बैगेज भी तो आप कंसिडर करें ना सर। पूरी आप 30 सालों का बैगेज 2-2.5 साल पे तो नहीं डालेंगे ना। देयर इज़ लाइक अ होल हिस्ट्री बिहाइंड दिस जो कि हो रहा है, जो अभी प्रेजेंट पे हो रहा है, उसके पीछे पूरी कहानी है। दास्तान पॉइंट आपका भी आगे। जुनैरा भी कुछ कमेंट ऐड करना चाह रही है, मुझे एक ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है। जुनैरा मुख्तसर सा कमेंट ऐड कीजिएगा ताकि मैं ब्रेक ले सकूं। कमेंट नहीं है ज़रा, जस्ट वांटेड टू ऐड कि वर्ल्ड बैंक ने अभी तरबेला 4 एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के ऊपर जो रिपोर्ट लिखी है वो पढ़ने के काबिल है कि ये डैम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है एंड दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड कि इतने कम टाइम में बना हुआ प्रोजेक्ट इतनी ज़्यादा बिजली जनरेट कर रहा है और उसने इतना रेवेन्यू दिया है नेशनल एक्सचेकर को। तो जो सॉवरेन गारंटीज़ इस वक्त वापडा को JP मॉर्गन दे रहा है, जो कि वॉल स्ट्रीट का सबसे बड़ा बैंक है, उसका भी जिक्र कर लेना चाहिए। Let's stay optimistic no matter how bad it is. चलिए, बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। 2.5 साल गुजर गए, इस गवर्नमेंट के मजीद आगे 2.5 साल बाकी हैं। खामियों का एतराफ़ तो किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ इससे कुछ नहीं होगा। डिलीवर करना पड़ेगा, गवर्नेंस को बेहतर करना पड़ेगा, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही कहा आज दोपहर में कि गवर्नेंस जो है उसे बेहतर करना होगा। पाकिस्तान में वसाइल तो हैं, हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं। मुझे बड़े ब्रेक की तरफ स्ट्रेट ट्यून। वेलकम बैक। नाज़रीन, PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने नैब की जानिब से तफसीलात मांगने पर रद्द-ए-अमल दिया है और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नैब ने अगर मुझे बुलाया तो ये पेशी मेरी नहीं बल्कि मेरी पूरी जमात की होगी। मौलाना साहब ज़रा क्या कह रहे हैं, सुनिए आप। ये हम फजल रहमान पर नहीं है, हमारी जमात और हमारा कारकुन समझता है कि ये हमला जमीयत उलमाए इस्लाम पर है। पूरी जमीयत उलमाए इस्लाम पर हमला है, नैब का सिर्फ मुझ पर नहीं है। मौलाना साहब ने कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जिन्हें आपने सुना भी। जनरल साहब फरमाइएगा, आज से पहले आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी एक की पेशी हो तो तमाम पार्टी के मेंबरान उठकर उस पेशी को भुगतने के लिए चले जाएं? मौलाना साहब की जो रवैया है नैब से मुताल्लिक, आप समझते हैं रवैया दुरुस्त है उनका? देखिए, कोई ज़ीहोश शख्स भी इस रवैये को सही नहीं समझ सकता। अगर नैब ने कोई क्वेश्चन, नैब के ऊपर क्वेश्चन अलहदा हैं कि नैब के अपने मसाइल क्या हैं, लेकिन अगर एक हुकूमत का एक इदारा है, आइन के तहत कायम है और काम कर रहा है, वो उसके इदारे के सामने जवाबदेह ना होना और अपने आप को समझना कि मैं उससे बालातर हूँ, शायद हम जो काओस क्रिएट करना चाह रहे हैं ये स्टेट के लिए भी ठीक नहीं है और मेरा ख्याल है हुकूमत को इस बात को समझना चाहिए। और मौलाना साहब के एतराज़ अपनी जगह पर, उनका अपना गुस्सा अपनी जगह पर बजा नजर आता है। तो अपने आप को समझते हैं कि मैं शायद इससे बहुत ऊपर निकल गया हुआ हूँ। कोई शख्स भी स्टेट से बड़ा नहीं है और कोई शख्स अगर ये समझता है कि सब मिला के एक, खुद अपने बयान ने इस सिलसिले में ऑन रिकॉर्ड है, जब इमरान खान साहब ने धरना दिया था कि हम किसी जत्थे को इजाज़त नहीं दे सकते। अगर मौलाना साहब उस वक्त उनका ये ख्याल था तो आज क्या ख्याल है उनका, क्या बदल गया जिससे जत्थों को इजाज़त मिल जाएगी? तो पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता और आज के दौर में मेरा ख्याल है मौलाना साहब का रवैया नामुनासिब भी है और स्टेट को इस मसले में बड़ा फर्म कदम उठाना चाहिए। ये नहीं कि एक कदम आगे 2 कदम पीछे से स्टेट रफ्ता रफ्ता कमजोरी की तरफ नजर आती है और इससे और लोगों के हौसले बढ़ते हैं। और ये कई दफा मैंने देखा है कि अब जो आजकल जो हो रहा है इसमें स्टेट थोड़ी स्टार्ट का शिकार है। वो तो कदम उठाना नहीं चाहिए, जब उठाना है तो फिर आप उसको पीछे लाएंगे तो आपको एक कदम नहीं पीछे हटेंगे, फिर आपको बहुत पीछे धकेल दिया जाएगा। और इस तरीके से जो मुख्तलिफ किस्म के ग्रोह हैं या ग्रुप्स हैं या पार्टीज हैं वो अपने अपने लोगों को लेके आगे खड़ी हो जाएंगी तो फिर मुल्क में कानून, अगर इस दफा ना इसे बैरियर लगाया गया तो हम आगे देखेंगे कि मजीद भी पार्टियां इसी पर हमें अमल करते हुए दिखाई देंगी। जुनैरा, अभी जो मौलाना साहब का बयान है, आप एग्री करती हैं इससे कि हाँ पूरी की पूरी पार्टी उठ के चले जाए नैब पेशी के लिए? नहीं, ये इससे कौन एग्री कर सकता है ज़रा? अब ये तो झुंझलाहट की और डेस्परेशन की इंतहा है उनकी। और ये जो रवैया है कि रिगार्डलेस ऑफ हाउ अगेंस्ट आई एम नैब का जो बिहेवियर है या नैब का जो तरीका है कार्रवाई का, मैं उसके जितने भी ख़िलाफ़ हो जाऊं, लेकिन आप शाहिद खाकान अब्बासी को देखें, आप ख्वाजा साद रफ़ीक वगैरह को देखें, एक तो इनके ऊपर केसेस गलत हैं
जितना मर्जी मैं पिछली गवर्नमेंट को गलत समझती हूँ, लेकिन यहाँ उसमें भी इंडिविजुअल्स हैं जिनकी बड़ी अच्छी मॉरल अथॉरिटी है और उनके ऊपर वो केसेस नहीं साबित हो सकेंगे, ये लोग जो मर्जी कर लें। बट व्हेन इट कम्स टू समवन जिसको समन किया है, क्वेश्चनेयर भेजा है, आप जाके जवाब दे दें। आपको अपनी गाड़ी में पत्थर भर के ले जाने की, जत्थों की शक्ल में जाने की क्या ज़रूरत है? आप जवाब दें, आप कंटेस्ट करें इफ़ यू हैव नथिंग टू हाइड। इन पर्टिकुलर फजलुर रहमान का जहाँ तक ताल्लुक है, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही हैज़ बीन वेरी रेलिवेंट इन Pakistan's politics and this is first time he is out of it. So ना सिर्फ वो out of depth हुए हुए हैं, बल्कि वो desperate भी हुए हुए हैं। उनकी अपनी जमात में जो एक accumulation of wealth and power एक ही बंदे में हुई भी थी, उसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, उठनी भी चाहिए। I am very happy political landscape change हो रहा है हमारा। और ये जो एक religion के नाम पे लोग इकट्ठे होकर चीज़ों को blackmail करते हैं, ये precedence ख़त्म होनी चाहिए कि आप अपने रज़ाकार ले आएंगे, उनके हाथ में डंडे होंगे। और मैं नहीं दोहराना चाहती उन्होंने कैसी हरकतें की थी इस्लामाबाद में। तो यहाँ आई एग्री विद जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, मॉरल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट नजर आनी चाहिए और बड़ी फर्मली नजर आनी चाहिए। एनबीसी योर टेक। मेरा ख्याल है स्टेट को धमकी देनी नहीं चाहिए। स्टेट का काम धमकी देना नहीं है, ना जनरल साहब को, ना मुझे, ना किसी और को। अगर कुछ करना है तो जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं सियासतदानों पर, गद्दारी का इल्ज़ाम लगा है, मुल्क दुश्मनी का इल्ज़ाम लगा है, भारतीय बयानिए को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम लगा है, इन तमाम बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाए। जैसे रेफरेंस फ़ाइल किया है प्रेसिडेंट ने, वो ऐसे रेफरेंस फ़ाइल कर दें, गद्दारी का, मुल्क दुश्मनी का, मुल्क की बर्बादी का, वगैरह वगैरह, और फ़ैसला ले आएँ, सबको पाबंद कर दें, सबको जेलों में डाल दें, जेलें भर दें। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मौलाना फजलुर रहमान ने किस अंदाज में बात की है, क्या शायराना अंदाज में बात की है या धमकी वाला अंदाज में बात की है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि देखिए उनकी पार्टी की उनकी जो पीडीएम है, जैसी भी है, लूज कन्फेडरेशन है, उसके जितने लोग वो पेश हो रहे हैं नैब में, बिल्कुल सही कहा गया कि आसिफ जरदारी हों, बिलावल हों, उनके साथी हों, मुस्लिम लीग नून के लोग हों, खुद मरियम हों, कैप्टन सफदर हों, जो और लोग हैं, वो सब जा रहे हैं, खाकन अब्बासी भी जा रहे हैं। तो फिर मौलाना को भी चले जाना चाहिए। मौलाना क्या कहना चाह रहे हैं, क्या वो पूरी पार्टी लेके पहुंच जाएंगे? नामुमकिन बात है, उनकी बहुत बड़ी पार्टी है। और मजहबी एलिमेंट पाकिस्तान की सियासत में बहुत इम्पोर्टेंट है। सही। इतना इम्पोर्टेंट है कि ये पूरे के पूरे सियासी मंजर को तब्दील कर सकता है। इसको इस्तेमाल ना होने दें। ये हाँ, ये नौबत ना आए कि ये एलिमेंट, अब देखें आप माजी में देख लें ना क्या क्या हुआ है। सियासी जद्दोजहद नाकाम हुई तो मजहबी एलिमेंट ले आए, मजहबी एलिमेंट ने सबको उलट दिया। बिल्कुल, पॉलिटिकल जमात से ज्यादा एक मजहबी जमात के हवाले से ये एक बहुत बड़ी जमात है JUIF, और इस सिलसिले में हमने खुद भी देखा कि ये एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड होता है अगर आप मजहब के नाम पर सियासत करते हैं। तो वास्ते इंप्रेशन क्या देना चाह रहे हैं मौलाना, और ये रवैया उनका दुरुस्त है? देखिए जी, हमारे पास हमारी सियासत में अनटचेबल्स का हमेशा बहुत ज़्यादा रोल रहा है, और वो अपने आप को कंसिडर करते हैं अनटचेबल, वो बिल्कुल बिलीव करते हैं। हम हमेशा इस कॉन्टेक्स्ट में आपके शरीफ ख़ानदान या भुट्टो ख़ानदान को ही कंसिडर करते रहे, लेकिन बलूचिस्तान और NWFP की जो पहले था और अब खैबर पख्तूनख्वा अब है, उसकी सियासत में फजलुर रहमान साहब भी अनटचेबल की लाइन में आते हैं। इनके बारे में जो सवालात अब रेज़ किए गए हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बहुत अरसे पहले से लोगों को इस बारे में बहुत सस्पिशन रही है। तो सवाल अगर यहाँ पे अब उनका ये बिहेवियर, वही वो अपनी एक शहाना किस्म की अप्रोच हमेशा ये लोग रखते हैं और उसी को लेकर ये लोग चलते हैं, लेकिन ये सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब उन्हें देना चाहिए। देखिए जी, लीडरशिप की ग्लोरी इसी में है कि वो अपने आप को इन तमाम चीज़ों से अबव रखे। अगर आपके ऊपर कोई क्वेश्चंस किए गए हैं तो आप अपने आप को क्लियर करें, इससे आपकी लीडरशिप कम नहीं होती, उसको 4 चांद लग जाते हैं। तो ये एक बिल्कुल गैर मुनासिब बिहेवियर है। आप जाइए, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल, और बी द लीडर दैट यू डिजर्व। कामरान, देखें, सबसे पहले तो ज़ाहिर है कि गैर मुनासिब रवैया ज़रूर है, लेकिन एक सियासी बयान है। और वैसे भी मेरे ख्याल में ये कोई पहला मौका नहीं है। अगर आप कुछ माह पहले भी देखें, मरीम नवाज़ जब नैब की अदालत में पेश हुई थी तो काफ़ी हंगामा भी हुआ लाहौर में। इवन पुलिस और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके दरमियान आपस में काफ़ी हाथापाई भी हुई।
तो अगर वो वहाँ पर पेश होते हैं, अगर वो ये ना भी कहते तो उसके बावजूद भी उसको एक कम से कम वो एक पूरा इवेंट बनाने की ज़रूर मौलाना फजलुर रहमान कोशिश करेंगे। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बेशक जो भी इवेंट बनाने की कोशिश करें, नैब को ये चाहिए, दो कि उनका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, उनको चाहिए कि अगर उनके पास वाकई ही बड़े कंपेलिंग एविडेंस मौजूद हैं तो फिर प्रॉपर तरीके से उनके खिलाफ प्रोसीड करें। ये ना हो कि आप उनके खिलाफ जाएं भी और एवेंचुअली कोर्ट में कुछ प्रूफ ना कर सकें और मौलाना साहब सुरखरू होकर हीरो बन के सामने आएँ, क्योंकि ये आपको बात नहीं भूलनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो ख्वाजा साद रफ़ी की ज़मानत के हवाले से थी, उसमें नैब की कारकर्दगी के हवाले से और ओवरऑल जो मुल्क में कहा जाता है कि नैब को बतौर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के इस्तेमाल किया जाता है, ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड ये बात कह रही है। तो इन चीज़ों को आप सामने रखें, फिर ओवरऑल जो माहौल इस वक्त सियासी इस वक्त है, तो मेरे ख्याल में नैब के ऊपर ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर वो उनके खिलाफ केस बना ही रहे हैं तो इस तरीके का पक्का केस बनाएं कि उसका हाल माजी की तरह ना हो। सही, तो जो पोलिटिकल एटीट्यूड है इसे पोलिटिकल स्टेटमेंट कहा जा सकता है मौलाना फजल रहमान साहब के बयान को कि मैं पार्टी के साथ पेश होऊंगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं दे रहा। लेकिन हमारे तज्ज़िका इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि ये मुनासिब रवैया नहीं जिस तरह की बात उनकी तरफ से की जा रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।